Hello and welcome to Clipboard Education. This is chapter 17. The name of the chapter is Stars and the Solar System. The video has been presented by me, Shivam Kaushik, BTech NIT Rourkela. So without wasting any time, let's start. आज हम तारामंडल और जो सौर मंडल है हमारा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। आकाशीय पिंड किन्हें कहा जाता है? जितने भी ग्रह हैं और उपग्रह हैं, जितने भी पिंड आकाश में विचरण करते हैं, आकाश में घूमते हैं, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर देयर इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान। किस चीज का अध्ययन है? खगोल विज्ञान अध्ययन है सभी आकाशीय पिंडों का और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं का। चंद्रमा सबसे पहले एक उपग्रह होता है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इन द स्काई इज नोन एज द फुल मून डे। फुल मून कब होता है? कि जब चंद्रमा हमें आकाश में पूरा दिखाई देता है। ऑन 15th डे द मून इज नॉट विजिबल, दिस डे इज नोन एज द न्यू मून डे। और जिस दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है उस डे को कहा जाता है न्यू मून डे। रात में आप कभी देखोगे कि चंद्रमा फुल दिखाई दे रहा है हमें, तो उस दिन को कहेंगे हम फुल मून डे। और न्यू मून डे कब कहेंगे? जब रात में चंद्रमा नहीं दिखाई दे। उसका मतलब होता है कि अगले दिन चंद्रमा हमें दिखाई देगा, छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी डिस्क के रूप में, एक छोटी सी स्लाइस के रूप में। अगले दिन चंद्रमा आकाश में निकलना स्टार्ट करेगा। तो उस जो अंधेरी रात होती है उसको कहा जाता है न्यू मून डे। The next day, only a small portion of the moon appears in the sky. This is known as the crescent moon. अगले दिन एक छोटी सी पतली डिस्क हमें दिखाई देती है, छोटा सा भाग दिखाई देता है चंद्रमा का, इसको कहा जाता है crescent moon. The various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called phases of the moon. चंद्रमा की कलाएं क्या हैं? कि उसके जो पार्ट होते हैं धीरे धीरे करके, जब न्यू मून डे होता है तो चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखेगा, और जैसे ही न्यू मून डे के बाद आगे के दिन आएंगे उसमें चंद्रमा छोटी छोटी उसकी जो फेजेस हैं वो हमें दिखाई देना स्टार्ट करेंगे, और फुल मून डे के दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। तो इन्हीं को कहा जाता है फेजेस ऑफ द मून, की चंद्रमा के अलग अलग पार्ट हमें रात में दिखाई देते हैं। अब कुछ हमारी घटनाएं होती हैं चंद्रमा से जुड़ी हुई। अधिकतर हमारे जो त्योहार है वह या तो अमावस मीन्स न्यू मून डे या फुल मून डे या पूर्णिमा से ही जुड़ी हुई होती हैं। जैसे दिवाली है वह न्यू मून डे अमावस को मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा जो है वो फुल मून डे पूर्णिमा को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि 13 नाइट ऑफ वेनिंग मून, जब मून घट रहा होता है तो उसकी 13वीं जो रात्रि होती है उसको शिवरात्रि कहा जाता है। ईद उल फितर कब मनाया जाता है? ऑब्जर्व्ड ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ द क्रेसेंट मून। ईद उल फितर मनाया जाता है कि जब हमें चंद्रमा दिख जाए, और उसके अगले दिन मनाया जाता है जब भी चंद्रमा की जो पहली फेज आती है उसको देखने के बाद अगले दिन ईद उल फितर ईद मनाया जाता है। द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। यदि मैं पूछूं कि एक पूर्णिमा और अमावस, फुल मून और से अगली फुल मून, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा, वन फुल मून से अगली फुल मून का टाइम पीरियड कितना होता है? सो इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड अ मंथ, और बहुत से कैलेंडर्स में इसको एक महीने की भी संज्ञा दी जाती है। द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। चंद्रमा अपनी धुरी पर एक जब परिक्रमा पूरा कर लेता है तो एक बार पूर्णतः घूर्णन भी कर चुका होता है। इसको आप गूगल में और जाके अच्छे से सर्च करिएगा कैसे घटित होता है। हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही एस्पेक्ट दिखाई देता है, केवल उसकी एक ही सतह दिखाई देती है। चंद्रमा हम पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और रोटेट भी करता रहता है, तो उसका जो केवल एक ही हिस्सा है वही एक ही साइड हमें दिखाई देता है। और जैसे ही वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो एक रोटेशन भी कंप्लीट कर लेता है। मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, उसमें कोई पानी भी नहीं है। आगे देखते हैं। ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वॉज फॉलोड बाई एडविन ऑल्ड्रिन। 21 जुलाई 1969 में हुआ क्या था?
नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उन्होंने कदम रखा और उनके साथ एडविन एल्ड्रिन थे। द सन हमसे कितना दूर है पृथ्वी से? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ? इट इज अबाउट 150 मिलियन और 15 करोड़ किलोमीटर है। यदि हम करोड़ में याद रखना चाहें तो 15 करोड़ किलोमीटर और 150 मिलियन भी कह सकते हैं हम। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य हमारे सबसे निकट का तारा है, उसी से हमें प्रकाश प्राप्त होता है और इस हमारा जो सौर मंडल है उसमें सूर्य ही हमारे जीवन का आधार है। लेकिन सूर्य के अलावा हमारे सबसे नजदीक कौन सा तारा है? द नेम ऑफ द स्टार नियरेस्ट आफ्टर द सन इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, you count this number and tell me, kilometer from the earth. लाइट ईयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष कैसे कहते हैं कि यदि हम प्रकाश को ट्रेवल करने दें स्काई में, यूनिवर्स में, तो 1 साल में जितनी दूरी तय कर लेगा ना उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये दूरी देखो, प्रकाश वर्ष है तो ये समय का मात्रक नहीं है, ये किस चीज का यूनिट है? ये है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। लाइट ईयर जितनी दूरी तय की जाती है यूनिवर्स में उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं और यह दूरी का मात्रक है। इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम। देयर इज वन स्टार इन द स्काई विच डज नॉट मूव एट ऑल। और हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह है, एक ऐसा भी तारा है जो कभी मूव नहीं करता। कौन सा तारा है वो है ध्रुव तारा। क्योंकि ध्रुव तारा जो हमारा जो पृथ्वी है उसकी जो एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस, उसके जस्ट ऊपर होता है, नॉर्थ पोल कहा जाता है। तो हम कहीं पे भी ऐसे घूमते रहें, पृथ्वी हमारी रोटेट करती रहे, लेकिन ये तो जस्ट हमारी रोटेशनल एक्सिस के ऊपर है, तो हमें कभी भी यह अपनी जगह से दूर नहीं दिखाई देता। हमेशा उत्तर दिशा में यह जो पोल स्टार है वो दिखाई देता है। कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टेलेशंस होते हैं द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप that has a recognizable shape is called a constellation. The stars forming a group that has a recognizable shape is called a constellation. तारों का एक समूह तारामंडल कहा जाता है कॉन्स्टेलेशंस को, जो एक निश्चित हमें कोई आकृति सी बनी हुई दिखे उनके समूह से। मतलब तारों का समूह है प्लस वो एक हमें आकृति भी और उस समूह से दिखाई देगी, इसको हम तारामंडल कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इज अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा मेजर। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा मेजर। उर्सा मेजर जिसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं, वो हमें आसानी से देख सकते हैं रात में उसको। इट इज ऑल्सो नोन एज बिग डिपर भी कहा जाता है सप्तऋषि को, ग्रेट बियर भी कहा जाता है सप्तऋषि, हम लोग सप्तऋषि इंडिया में कहते हैं इसको। इट अपीयर्स लाइक अ बिग लैडल और अ क्वेश्चन मार्क। एक प्रश्न चिन्ह या बहुत एक बड़ी सी लैडल के रूप में हमें दिखाई देता है। हम लोग क्वेश्चन मार्क से रिलेट कर सकते हैं। देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लैडल एंड 4 इन इट्स बॉल। आगे देखते हैं कैसे दिखाई देता है। उर्सा मेजर सप्तऋषि, ये जो है ये क्वेश्चन मार्क 1 2 3 और यहाँ पर आप लैडल के रूप में भी देख सकते हो। हम क्वेश्चन मार्क के रूप में देखना ज़्यादा आसान रहेगा। 1 2 3 4 स्टार से हैं और 3 स्टार से हैं। कुछ कॉन्स्टेलेशन कुछ तारामंडल हम देख लेते हैं। ग्रेट बियर देखो भालू की आकृति होती है, और ओरियन, ओरियन होता है हंटर की तरह। कैसियोपिया, कैसियोपिया होता है एक सिटिंग चेयर जिसपे कोई भी बैठा हुआ है। लियो मेजर शेर की तरह होता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टेलेशंस। आगे देखते हैं। The shape of the constellation remains the same. The constellations appear to move in the sky from east to west. हमेशा जो भी कॉन्स्टेलेशंस है उनका शेप हमेशा रहेगा, लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। मीन्स यदि क्वेश्चन मार्क था तो वो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। जो भी हमारा सप्तऋषि जो तारामंडल है कॉन्स्टेलेशन है वह हमेशा क्वेश्चन मार्क के रूप में रहेगा, ठीक है। लेकिन वो हमें घूमता हुआ दिखाई देगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। द कॉन्स्टेलेशन अपीयर टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो तारामंडल है वह हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देगा।
देखो ये जो सप्तऋषि है वो पोल स्टार के अराउंड सप्तऋषि उर्सा मेजर कैसे मूव कर रहा है, पोल स्टार कांस्टेंट है अपनी जगह। तो कॉन्स्टलेशन हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द पोल स्टार इज नॉट अ विजिबल फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर। और जो दक्षिण का जो ध्रुव है, हमारा दक्षिणी हेमिस्फीयर है, उससे हम पोल स्टार देख ही नहीं सकते क्योंकि हम नीचे होते हैं पृथ्वी में। जस्ट यदि हम साउथर्न हेमिस्फीयर बोले तो नीचे कैसे, उसे ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के ही स्काई में पोल स्टार होता है, इसलिए हम साउथर्न हेमिस्फीयर से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के जो स्काई है जिसमें पोल स्टार है उसको नहीं देख पाते हैं। सम ऑफ द मेजर कॉन्स्टेलेशंस लाइक उर्सा मेजर मे आल्सो नॉट बी विजिबल फ्रॉम सम पॉइंट्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और कभी कभी क्या होता है कि हम उर्सा मेजर को भी साउथर्न हेमिस्फीयर के कुछ बिंदुओं से नहीं देख पाते हैं। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं ओरियन। ओरियन एक हंटर की तरह होता है, इसकी जो आकृति है ना, इसका जो शेप है वो हंटर की तरह होता है। ये भी एक दूसरा कॉन्स्टलेशन है। विंटर में लेट इवनिंग्स में देखा जा सकता है। इट हैज आल्सो 7 और 8 ब्राइट स्टार, 7-8 ब्राइट स्टार्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 6 7 4 यहाँ पे वेस्ट में होते हैं, 5 6 7 8 9। तो कुछ इस तरह का शेप होता है। 3 वेस्ट में होते हैं, 3 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। 3 3 3 6 6 2 8, इस प्रकार 8 स्टार्स हो जाते हैं। ओरियन की जो शेप होती है हंटर की तरह होती है। याद रखना, द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द नंबर। सो हियर वी कैन सी एट द बेल्ट ऑफ द 100 देयर आर 3 स्टार्स। द 4 ब्राइट स्टार्स appear टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और जो 4 जो स्टार्स होते हैं 1 2 3 एंड 4, दीज 4 स्टार्स मेक द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज का शेप बनाते हैं। साइरस, साइरस जो है सबसे चमकीला तारा होता है। द स्टार साइरस विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। और ओरियन जो है हंटर वाला जो कॉन्स्टलेशन था, उससे यदि हम बेल्ट से जस्ट लेफ्ट साइड की तरफ प्रोजेक्शन बढ़ाएं तो हमें क्या दिखाई देगा, साइरस सबसे चमकीला तारा। सो हाउ डू वी सी साइरस इन द स्काई? इफ वी just see in a straight line from the belt of the hunter shape Orion constellation, we can see Sirius. To locate Sirius, imagine a straight line passing through the 3 middle stars of Orion. Look along the line towards the east. This line will lead you to a very bright star. It is Sirius. Sirius पढ़ते हैं इसको, Sirius नहीं पढ़ा जाता है, Sirius। आगे बढ़ते हैं। A constellation does not have only 5-10 stars, it has a large number of stars. However, we can see only the bright stars in a constellation with our naked eye. एक constellation तारामंडल में केवल कुछ ही 5 7 या 10 स्टार्स नहीं होते, इसमें बहुत ज्यादा स्टार्स होते हैं, हम सभी को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उतने ज्यादा ब्राइट नहीं होते हैं। कैसियोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्थर्न स्काई। कैसियोपिया नॉर्थर्न स्काई में एक अच्छा तारामंडल है, एक महत्वपूर्ण तारामंडल है। इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। और रात्रि के पहले पहर में इसको हम देख सकते हैं। इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू और एम शेप। डब्ल्यू और एम शेप की तरह कैसियोपिया होता है, इतना याद रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सौर मंडल है, कौन से ग्रह होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और जो एस्टेरॉयड की बेल्ट होती है, क्षुद्र ग्रह की जो एक बेल्ट होती है, वह किसके बीच में होती है? जो प्लैनेट्स होते हैं इनको कहते हैं हम इनर प्लैनेट्स। जो बाहर के जो 4 प्लैनेट है उनको कहते हैं हम आउटर प्लैनेट्स। और इनके बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, इतना याद रखना है। अभी हम और जाके डिटेल में पढ़ेंगे। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। सूर्य और 8 ग्रह हमारा सौरमंडल बनाते हैं। और इसमें कुछ धूमकेतु भी हैं, कुछ ग्रह हैं, कुछ धूमकेतु हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ मीटोराइट्स भी हैं। और आगे देखते हैं। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। भाई जो हमारे पिंड हैं, जो आकाशीय पिंड है, वो सूर्य की तरफ घूमते क्यों रहते हैं? सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर इसलिए घूमते हैं क्योंकि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। द 8 प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। सबसे पहले आपको सूर्य से आप ग्रहों की तरफ जाओगे तो सबसे पहले बुध मिलेगा, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 2006 तक हमारे 9 प्लैनेट हुआ करते थे, उसमें एक प्लूटो भी शामिल था। लेकिन प्लूटो क्या करता था, वह ना तो वह दूसरे ग्रह की जो ऑर्बिट होती है ना, जो कक्षा होती है, विचरण की कक्षा, जो घूमने की कक्षा होती है, उसकी परिक्रमा वो काट देता था। जब जो प्लूटो था वो दूसरे की रोटेशनल, जो दूसरे ग्रह की रिवॉल्यूशन एक्सिस को
काट देता था, इसलिए इसको हटा दिया गया। दो क्वालिटी होनी चाहिए प्लैनेट में, एक तो स्पेरिकल होना चाहिए और दूसरे अपनी ही कक्षा में अपनी ही जो भी रिवॉल्यूशनल एक्सेस है उसी में घूमे, दूसरे में ना घूमे। प्लूटो क्या करता था, दूसरे ग्रहों की भी जो रिवॉल्यूशन एक्सेस है उसको भी टच कर देता था, उससे होके निकल जाता था। सो इन 2006 IAU International Astronomical Union adopted a new definition of planet. Pluto does not fit this definition. It is no longer a planet to the solar system. अब 2006 में इसको हटा दिया गया था IAU के द्वारा, क्योंकि यह दूसरे ग्रहों का रिवॉल्यूशन का पाथ है उनको डिस्टर्ब करता था। आगे देखते हैं ग्रह क्या है। planets look like stars but they do not have light of their own. ग्रहों और तारों में अंतर है कि तारों में खुद का प्रकाश होता है, ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है, वो केवल रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। द प्लैनेट्स लुक्स लाइक स्टार्स, दोनों स्फेरिकल होते हैं, दोनों ही गोलाकार आकृति होते हैं, बट उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। किनके पास? प्लैनेट्स के पास में। डिफरेंस बिटवीन द प्लैनेट स्टार्स क्या है? प्लैनेट और स्टार्स में डिफरेंस ये है कि जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं स्टार्स के रेफरेंस में, जबकि जो स्टार्स हैं वो अपनी पोजीशंस चेंज नहीं करते हैं। और सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज दैट स्टार्स ट्विंकल। जो तारे हैं उनमें खुद का प्रकाश होता है, वो चमकते हैं, जबकि ग्रह थोड़ी चमकेंगे। ग्रह खुद को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, दूसरे जो प्रकाश ले रहे हैं स्टार से उसी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब प्लैनेट हैज ए डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है कि पृथ्वी के जो भी प्लैनेट है, जो ग्रह हैं, किसी भी स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उस रास्ते को, जिस रास्ते से होकर वो स्टार का चक्कर लगाते हैं, उस रास्ते को कहा जाता है ऑर्बिट। मतलब परिक्रमण कक्षा, परिक्रमा लगाने की जो कक्षा है, जो भी रास्ता है, उसको ऑर्बिट कहा जाता है। द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जो ग्रह है, जैसे पृथ्वी है, वो सूर्य का परिक्रमा लगाती है, तो सूर्य के चारों ओर घूम के अपनी ही जगह पे फिर वापस आ जाए, इसको कहा जाता है परिक्रमा, रिवॉल्यूशन करना, और अपनी ही जगह पे घूमते रहना, इसको कहते हैं रोटेशन। तो परिक्रमण काल 365 दिन होता है पृथ्वी का रिवॉल्यूशन पीरियड, और रोटेशन पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। तो प्लैनेट्स दो तरह की एक्टिविटीज करते हैं, एक तो रिवॉल्यूशन, रोटेशन। रिवॉल्यूशन है परिक्रमा करना, रोटेशन है अपनी जगह पे घूमना। ठीक है। सो बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अ प्लैनेट also rotates on its own axis like a top. The time taken by a planet to complete one rotation is called its period of rotation. आगे बढ़ते हैं। Any celestial body revolving around another celestial body is called satellite. उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। मरकरी, बुध, सबसे पहले जो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह, ठीक है, नियरेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। मरकरी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, इतना याद रखना है। वीनस, शुक्र जो है इसको अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है, अर्थ का नियरेस्ट प्लैनेट है, और सुबह और सांझ का तारा भी कहा जाता है। एक स्टार नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको स्टार कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। वीनस हैज नो मून सैटेलाइट ऑफ इट ओन, इसके पास भी खुद का कोई उपग्रह नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल, इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सभी जो ग्रह हैं, लेकिन शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी ग्रह वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों, लेकिन जो शुक्र है और अरुण है वो ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाते हैं। अर्थ जिसपे हम रहते हैं, फ्रॉम द स्पेस द अर्थ अपीयर्स लाइक ब्लू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लाइट। हमें नीली और हरी सी पृथ्वी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा होता है, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनसे रिफ्लेक्ट करता है। जो लाइट है वो वाटर और लैंड मास से रिफ्लेक्ट होके हमें जब ब्रह्मांड में जो पृथ्वी हमें कैसी दिखाई देती है? हरी नीली। आगे देखते हैं, मंगल के बारे में जानते हैं। और एक चीज और है पृथ्वी के बारे में कि जो पृथ्वी की घूर्णन रोटेशनल एक्सिस है, घूर्णन का जो धुरी है, वह द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। वो पृथ्वी की घूर्णन की जो एक्सिस है वो इसकी जो ऑर्बिट है उसके परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस, और इसी के कारण हमारे सीजन्स में डिफरेंस पाया जाता है। पृथ्वी में अलग अलग तरह के मौसम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी की जो
रोटेशनल एक्सिस है वह सीधी सीधी परपेंडिकुलर नहीं है ऑर्बिट के, वो थोड़ा झुकी हुई है। देखते हैं कैसे। रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है, जो वर्टिकल पोजीशन है उससे थोड़ा झुकी हुई है। इस प्रकार जो रिवॉल्यूशन और अर्थ की जो एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है, उसके बीच 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। और यही कारण है पृथ्वी पे जितने भी मौसम आते हैं उनकी घटित होने का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री हल्की सी टिल्टेड है रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, इस कारण पृथ्वी पर तरह तरह के मौसम होते हैं। फिर इसमें देखते हैं द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स। और हम पृथ्वी पर जो मौसम में परिवर्तन होता है वह पृथ्वी की जो धुरी है, जो घूर्णन धुरी का जो झुकाव है उसके ऑर्बिट से। यही कारण है कि ऑर्बिट और रोटेशनल एक्सिस के बीच में दोनों परपेंडिकुलर ना होकर थोड़ा झुके हुए हैं, इस कारण पृथ्वी पर मौसम चेंज होते रहते हैं। मंगल के बारे में जानेंगे, हल्का सा लाल ग्रह है, रेडिश कलर है, और फीबोस डीमोस दो सैटेलाइट्स हैं मार्स के। मंगलयान बहुत ही एक एक्सीलेंट इनिशिएटिव था इसरो का। इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान November 5, 2013. It was successfully placed into an orbit of Mars on September 24, 2014. With this, India became the first country in the world to do so in its first attempt. और हमने 24 सितंबर 2014 को मंगलयान को उसकी जो कक्षा थी उसमें स्थापित कर दिया पहले ही प्रयास में। और दुनिया का प्रथम ऐसा देश भारत बन गया जिसने प्रथम ही प्रयास में एक ऑर्बिटर मिशन को कामयाब किया था। हम देख चुके हैं रोटेशनल एक्सिस और ऑर्बिट के बीच में जो डिफरेंस होता है वह 66.5 डिग्री का होता है। बृहस्पति के बारे में जानते हैं। बृहस्पति बहुत ही बड़ा 1300 गुना बड़ा ग्रह है पृथ्वी की तुलना में। यदि हमारे आसपास जैसे चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के, यदि बृहस्पति घूमता तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता, इतना बड़ा। Jupiter, बृहस्पति, Jupiter is the largest planet of the solar system. It is so large that 1300 Earths can be placed inside this giant planet. 1300 पृथ्वियां इसके अंदर बन सकती हैं। However, the mass of Jupiter is about 318 times that of the Earth. It rotates very rapidly on its axis. 318 गुना ज्यादा वजन होता है। Jupiter has a large number of satellites. बहुत से उपग्रह भी हैं। We are familiar with the equator of the Earth. The plane of the equator is called the equatorial plane. The plane in which the Earth revolves around the Sun is called the orbital plane. ये हमें सारी चीजें पता, हम देख चुके हैं, इसको छोड़ते हैं। हमें पता है कि जो ऑर्बिट है और रोटेशनल एक्सिस के बीच 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। आगे देखते हैं सैटर्न के बारे में, शनि के बारे में। शनि में रिंग्स होती हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, रिंग्स, छल्ले होते हैं। सैटर्न्स का जो कलर है थोड़ा येलो है। What makes it unique is the solar system is its beautiful rings. और सोलर सिस्टम इसको क्या अद्वितीय बनाता है, क्या यूनिक बनाता है, इसकी जो सुंदर छल्ले हैं वो इसको यूनिक बनाते हैं। द रिंग्स आर नॉट विजिबल विथ नेक्ड आई, यू कैन ऑब्जर्व देम विद अ स्मॉल टेलीस्कोप। एक छोटी टेलीस्कोप चाहिए होती है। सैटर्न हैज आल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। इसके पास भी बहुत से उपग्रह हैं। सैटर्न इज लेस डेंस देन वाटर। और सैटर्न है उसका जो घनत्व है वह जल के घनत्व से भी कम है। ठीक है, सो यूरेनस एंड नेपच्यून, अरुण और वरुण, ठीक है, दीज आर आउटर मोस्ट प्लैनेट्स फॉर द सोलर सिस्टम। लाइक वीनस, यूरेनस आल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट। मैंने बताया था कि शुक्र के साथ अरुण जो भी है वह भी ईस्ट से वेस्ट घूर्णन करता है, रेवोल्यूशन करता है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द यूरेनस इज दैट इट हैज हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। और एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है यूरेनस का, दैट कि इसकी जो रोटेशनल एक्सिस है बहुत ज़्यादा झुकी हुई है, तो कभी लगता है कि लुढ़क रहा है। जैसे इसकी जो रोटेशनल एक्सिस है ना कितनी नीचे है, तभी कभी लगता है कि ये परिक्रमा जो रिवॉल्यूशन कर रहा है तो रोल कर करके कर रहा है। एज अ रिजल्ट in its orbital motion it appears to roll on its side. The first four planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, are nearer to the sun than the other four planets. They are called inner planets. आंतरिक ग्रह मैंने बताए थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
ठीक है। जैसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यहाँ पे बीच में एस्टेरॉइड की बेल्ट होती है, फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण आ जाता है। द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स नेमली Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are much farther off than the inner planets. They are called the outer planets. उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। They have a ring system around them. The outer planets have large number of moons. जो बाह्य ग्रह हैं उनके उनमें बहुत से उपग्रह भी होते हैं, जबकि आंतरिक ग्रहों में उतने उपग्रह नहीं होते हैं। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह। These are the objects. एक ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं एस्टेरॉइड। There is a large gap between the orbits of Mars and Jupiter. The gap is occupied by a large number of small objects. छोटे छोटे पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो गैप होता है उसमें घूमते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एस्टेरॉइड्स आर द पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स विच कुडंट टेक शेप ऑफ विच कुड नॉट टेक शेप ऑफ एन प्लैनेट। कुछ ग्रहों के हिस्से हैं जो कभी ग्रह नहीं बन पाए, इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं एस्टेरॉइड की बेल्ट है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल क्षुद्र ग्रह, ऐसे ग्रह जो कभी अपना स्फेरिकल शेप ले ही ना पाए। आगे देखते हैं कॉमेट्स, धूमकेतु। धूमकेतु में क्या होता है? एक कोई भी प्लैनेट होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। कॉमेट्स आर आल्सो मेंबर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो धूमकेतु है, ये जो धूमकेतु होते हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गैसेस रिलीज करते हैं। तब हमें जो उनसे जो गैसेस रिलीज होती है वो निकलती दिखाई देती है, वो हमें लगता है कि एक पूंछ है, एक ऐसे ग्रह जिनकी पूंछ है। ठीक है। इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज यूजुअली वेरी लॉन्ग। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा समय लगता है। इलेप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं धूमकेतु, ग्रह हैं और इनसे गैसेस रिलीज होती रहती हैं, तो हमें लगता है कि इनकी पूंछ है, जबकि ऐसा नहीं है। कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। कॉमेट हमें दिखाई देते कि इनका जो सिरा है बहुत ज़्यादा चमकदार है और इनकी लंबी पूंछ है, और इनकी जो हमेशा टेल होती है ना, जो हमें दिखाई देती है, वो हमेशा सूर्य से दूसरी ओर होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो आप देख सकते हो कि जो धूमकेतु है, पहले इसकी टेल ऐसी थी ऐसी थी ऐसी थी, सूर्य से हमेशा दूरी रहेगी। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एट इज अप्रोचेज द सन। और जैसे जैसे सूर्य के निकट जाता है इसकी टेल और बड़ी होती जाती है। द टेल ऑफ ए कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, इतना याद रखना है। 23 और मैनी कॉमेट्स, बहुत से धूमकेतु हैं जो हमें अक्सर दिखाई देते रहते हैं। एक हेलिस कॉमेट करके धूमकेतु होता है विच अपीयर्स आफ्टर नियरली 76 ईयर्स, 76 साल बाद हमें दिखाई देता। लास्ट 1986 में देखा गया था। उल्कापिंड क्या होते हैं? कभी कभी क्या होता है, कुछ जो हमारे ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो पृथ्वी के सरफेस में घुस आते हैं। तो हमारे पृथ्वी के सरफेस में तो गैसेस का मिक्सचर है, तो वहाँ पे जैसे पहुँचता है कोई भी बहुत बड़ा भारी ऑब्जेक्ट, खासकर ये चट्टानें ही होती हैं, तब उनमें आग लग जाती है। ठीक है। और यही जो हमारा जो आउटर जो कवर है, आउटर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो उसको जला के राख कर देता है। कुछ कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स यदि बहुत ज़्यादा भारी चट्टानें हैं तो हमारी पृथ्वी पर भी गिर जाती हैं। वी सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई, दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार। टूटता तारा कहते हैं उल्कापिंड को, लेकिन वो क्या है? दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ randomly. A meteorite is usually a small object that occasionally enters the Earth's atmosphere. At that time it has a very high speed. The friction due to the atmosphere heats it up. It glows and evaporates quickly. That is why the bright streaks last for a very short time. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अंदर चला आता है और बहुत तेज स्पीड से होता है, और जो फ्रिक्शन होता है एटमॉस्फेयर के जनरेट होता है वो इसको एवापोरेट कर देता है, जला देता है। ठीक है। फिर भी और जो ये हमारे जो एटमॉस्फेयर में उसमें रगड़ खाता हुआ अंदर तक आ जाता है, यदि चट्टान बहुत बड़ी है तो। बाकी कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जल जाते हैं। दैट इज वाई ब्राइट स्ट्रिक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। और हमारी जो हमें लगता है कि कोई जो आग लगी हुई है, जो बहुत ज़्यादा तेजी से प्रकाश होता है, वो कभी हमें लगता है कि टूटता हुआ तारा है। सम मीटोराइट्स आर लार्ज सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे एवापोरेट कंप्लीटली। द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड मीटोराइट। और उनका जो पिंड कभी कभी कुछ बहुत बड़ी चट्टान है तो अंदर तक हमारी पृथ्वी पर गिर जाती हैं। आगे देखते हैं मीटियर शोवर क्या होते हैं।
उल्कापिंडों की बौछार क्या है? व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ ए कॉमेट स्वार्म्स ऑफ meteors आर सीन, दीज आर नोन एज मीटियोर सोर्स। मीटियर सोर्स क्या है? जब हमारी पृथ्वी कभी भी किसी जो धूमकेतु की पूंछ को क्रॉस करती है तो उसमें हमें बहुत सा दिखाई देते हैं कि बहुत से उल्कापिंड हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं। तब इस प्रकार की जो बौछार होती है इसको मीटियोर शॉवर्स कहा जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कृत्रिम उपग्रह, हम टेलीकम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग और वेदर फिनोमेना को कैसे हम मेजर करते हैं? दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ, दे आर मैन मेड, दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट मून। चंद्रमा तो काफ़ी दूर है लेकिन हम पृथ्वी के बहुत ही पास कुछ उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह छोड़ देते हैं ताकि हमें मौसम संबंधी घटनाओं को और वातावरणीय संबंधी घटनाओं को और संचार संबंधी घटनाओं का हम पता लगा सकें। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट, IRS, कल्पना, एजुसेट 180C। आर्यभट्ट जो था प्रथम भारतीय उपग्रह था और एजुसेट जो उपग्रह है वो खासकर पढ़ाई, संचार, दूरदर्शन के लिए उपयोग में लाया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। क्या उपयोग है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की? सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न, रेडियो सिग्नल्स के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और रिमोट सेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। दिस इज ऑल फॉर द डे। दिस इज हाउ चैप्टर 17 ends. I hope you like the video. Please like, share and subscribe. See you again next time.